राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू का जन्म आज ही के दिन 1869 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हें इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, तेलुगु और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लेक और फारसी में नाटक मुनीर लिखा और 14 साल की उम्र में उन्होंने सभी अंग्रेजी कवियों की संरचनाओं का अध्ययन भी किया, जिसके बाद उन्होंने गुलामी के समय भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत किया। साथ ही उन्होंने भारत की आजादी के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया। आपको बता दें कि वह काफी समय तक कांग्रेस की प्रवक्ता रही। आजादी के दौरान 1919 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह गांधी जी की विश्वसनीय सहायक रही, जिसके बाद 1922 में उन्होंने खादी पहनने का निर्णय लिया। इस दौरान वह 1922 से 1926 तक दक्षिण अफ्रीका में भारत के समर्थन में आंदोलन करती रही और गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में 1928 में वह अमेरिका गई। इस बीच वह गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी। सरोजिनी नायडू को साहित्य का अच्छा ज्ञान था, जिसके चलते उन्हें संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल किया गया जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू कुशल राजनेता तो थी, साथ ही उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करती थी और 70 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बिहार के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के दौरान बिहार के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। पटना के जिलाधिकारी ने 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक पंचायतों में आयुष्मान पखवाड़ा का सफल आयोजन सुनिश्चित कराने हेतु बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा माइक्रो प्लान के अनुरूप लाभुकों को गोल्डन कार्ड से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने निर्वाचकों की सुविधा एवं सहजता हेतु समाहरणालय परिसर स्थित जिला योजना कार्यालय भवन में ईपी क्यूसेक का उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी हुल्लासगंज प्रखंड के दावधू पंचायत में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जाले प्रखंड का दौरा किया तथा नल जल योजना, दाखिल खारिज, परिमार्जन पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निष्पादन, पैक्स चुनाव एवं पंचायत चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ भू राजस्व की प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने रोह प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड कार्यालय के क्रियाकलापों को बारीकी से देखा एवं अंचल कार्यालय में म्यूटेशन कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही डीआरसीसी भवन में कौशल विकास के कार्यों का भी निरीक्षण किया। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के गवर्निंग बॉडी की बैठक की गई। साथ ही उन्होंने आयुष्मान पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में समीक्षा की। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आरसीएच पोर्टल पर 100% एंट्री का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में साफ सफाई और 15 दिनों के अंदर रंग रोगन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। खगड़िया के जिलाधिकारी ने सभी सहकारिता पदाधिकारियों एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ धान अधिप्राप्ति के संबंध में समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में अब तक लक्ष्य के विरुद्ध 89% से अधिक धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। वैशाली के जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है। वृंदावन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है।
यहाँ भक्तों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में कई चमत्कार किए थे जो आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। ये मंदिर बेहद खूबसूरत तो है ही, साथ ही भक्तों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों की संख्या में दुनिया भर से लोग आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी और होली पर यहाँ अलग ही रौनक देखने को मिलती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको बांके बिहारी मंदिर का सुंदर नजारा दिखा रही है। मैं अभी वृंदावन में हूँ, बांके बिहारी मंदिर की ओर जा रहा हूँ और मैं राष्ट्र सर्वप्रथम के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज शनिवार का दिन वृंदावन में काफ़ी संख्या में लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पूरे भारत से लोग आ रहे हैं और कोरोना के बाद काफ़ी अच्छी भीड़ भी जुट रही है। और बताता चलूँ आपको कि 16 फरवरी से महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल वृंदावन पधार रहे हैं। संतों के साथ बैठक करेंगे और बिहारी जी के दर्शन भी वो करेंगे। आप भी कीजिए। अभी बिहारी जी के मंदिर के गली में मैं जा रहा हूँ, देखिए कितनी भीड़ है। बांके बिहारी जी के दर्शन में हजारों हजार भक्त आज पधार रहे हैं वृंदावन में। ये देखिए, फूल विक्रेताओं से लेके सभी विक्रेताओं का इस समय कारोबार खूब अच्छा चल रहा है और चले भी क्यों नहीं। श्री कृष्ण की नगरी जो है बांके बिहारी मंदिर में अभी हम पहुंच चुके हैं। अपने राष्ट्र सर्वप्रथम चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। आज शनिवार का दिन, कृष्ण भक्तों की अपार भीड़, गली में तिल रखने की भी जगह नहीं। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कोरोना के बाद देखने को मिल रही है, कोरोना घट भी गया है, खत्म भी हो रहा है और बांके बिहारी मंदिर में हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे सभी अपने परिवार के साथ, कोई अकेला, सब श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। मैं अभी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हूँ। वहाँ के वरिष्ठ पुजारी कहिए, महंत कहिए, वो हमारे साथ हैं। थोड़ा उनसे कुछ बातें करते हैं बिहारी जी के विषय में। गोस्वामी जी बिहारी जी की लीला बताएं। यहाँ तो लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इनके विषय में कुछ ऐसी बात बताएं जो हमको पता नहीं और किसी को नहीं। ये जो बिहारी जी हैं, ये स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी तपोबल शक्ति से इनको प्रकट किया है और ये जो स्वरूप है ये जुगल रूप में है। हमारे यहाँ प्रिया प्रीतम की साधना होती है। ये बिहारी जी जो हैं, स्वामी जी ने इनको बड़ा लाड़ लड़ाया, इनकी अनन्य सेवा की, तब ये प्रकट हुए। और जिस दिन ये प्रकट हुए ना, उस दिन जो वातावरण था बड़ा दिव्यमान था, इतना दिव्य प्रकाश था कि उसमें प्रभु के दर्शन होना बड़ा मुश्किल हो गया। तब स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, बोले प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मेरे को आपके साक्षात दर्शन हो सके। तब ये प्रिया प्रीतम एक रूप में समाहित हुए। तब स्वामी हरदास जी महाराज को इनके दर्शन का लाभ प्राप्त। हरिद्वार से पहले कान्हा के वृंदावन के यमुना तट पर आयोजित होने वाली कुंभ मेले की बैठक के लिए और वृंदावन में आने वाले संतों का अभिनंदन करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि 16 फरवरी से वृंदावन में वैष्णव संतों की कुंभ बैठक होने जा रही है। इसी के चलते 14 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने वृंदावन पहुंचकर यहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया और इस बारे में यहां के लोगों से बात की। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन में आयोजित हो रही है। कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुंभ की तैयारियों को लेकर कुंभ से पूर्व वैष्णव बैठक का उद्घाटन करेंगे और इस बैठक में तमाम उत्तर प्रदेश की पदाधिकारी से लेकर के
वैष्णव पंथ के संत हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें कुंभ की महत्ता के विषय में बताया जाएगा और उनसे जानकारियां ली जाएगी। कुंभ का सफल संचालन कैसे हो, इसीलिए वैष्णव बैठक वृंदावन में आयोजित की गई है। योगी आदित्यनाथ जी कल वृंदावन पधार रहे हैं, वैष्णव पंथ के सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। और मेरे साथ अभी एक संत जुड़े हैं। विठल दास जी, कुंभ कब से प्रारंभ हो रहा है? 16 तारीख को। और योगी आदित्यनाथ जी कल वैष्णव पंथ का उद्घाटन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, कुंभ कैसा रहेगा इस बार? कुंभ की तैयारी हो रही है, रात दिन तैयारी हो रही है, अच्छी है। कुंभ की कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया। तो देखिए, ये सारे मजदूर कुंभ की तैयारी में लगे हैं ताकि भक्तजनों को कोई तकलीफ न हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है प्रशासन को, कहीं से भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोरोना के नियम का पूर्णतः पालन साधु से लेकर आम नागरिकों तक को करना पड़ेगा। इसी क्रम में कल योगी आदित्यनाथ जी वृंदावन पधार रहे हैं। मथुरा जिला प्रशासन, वृंदावन प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन लगी हुई है। कुंभ मेला को कैसे सफल बनाया जाए, चारों तरफ देखिए कितनी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ महाकुंभ को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दे रहे हैं और हजारों हजार साधु यहाँ पहुँच चुके हैं, अपने अपने कैंप बना चुके हैं और उनके द्वारा प्रसाद का वितरण जारी है। और 16 तारीख को महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। आप भी आइए वृंदावन, बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए और महाकुंभ स्नान कीजिए। मैं राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए मिहिर कुमार झा, वृंदावन से। देखिए जमुना कितनी मैली है, इसलिए प्रधानमंत्री का यह कहना कि पूरे नदी को स्वच्छ बनाया जाना अति आवश्यक है। और उन्होंने स्वच्छ भारत के तहत नमामि गंगे के तहत परियोजना भी विकसित कर डाली है और काम भी हो रहा है। लेकिन वृंदावन में भी जमुना नदी का सफाई होना अति आवश्यक है और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौटकर आते हैं आप कहीं जाए नहीं। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शहीद आजम भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के निकटतम सहयोगी रह चुके महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार की आज 28वीं पुण्यतिथि है, जिसका कार्यक्रम सरदार पटेल युवा वाहिनी व क्षेत्रवासियों की ओर से उनके पैतृक ग्राम खजूरी खुर्द बिल्हौर कानपुर नगर में स्थापित प्रतिमा स्थल में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में संभ्रांत नागरिकों व युवाओं ने भाग लिया और डॉक्टर कटियार के देश सेवा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आपको बता दें कि क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने देश की आजादी के लिए कई सारे महान कार्य किए, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिसमें उन्हें काला पानी की सजा भी झेलनी पड़ी। ऐसे महान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार को राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम शत शत नमन करती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से लौटकर आते हैं आप कहीं जाए नहीं। केंद्रीय आम बजट 2021-22 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय महिलाओं के व्यापार में योगदान को देखते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन और बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदिश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में कई भारतीय बिजनेस वुमेन शामिल हुई।
Point I like in the budget, safety is the biggest concern in India for the women, and the Nirbhaya fund can be used for various critical services should be provided to the women. One is the shelter, more shelter homes, and more helpline services, and the safety concern, more services related to safety. Yeah, that's what I like. Thank you. I'm Shahbaz Shohrat. I'm an entrepreneur and a social activist. माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो इसमें हेल्थ सेक्टर में जो और सीतारमण जी ने और अनुराग जी ने जो इसमें हेल्थ सेक्टर में जो दिया है, बजट दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो कोरोना काल में एक एक व्यक्ति ने जो इस स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मार सही है और जितनी सिक्योरिटी रही है लोगों को, कम से कम वो दूर हो गई है और लोगों को ये विश्वास हो गया है कि इसके चलते हम सिक्योर हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज जो उनके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने इसमें दिया। I'm a businesswoman running 5 companies in India. One is an IT company, one is a production company, and also associate editor of NCR Times. So my journey was also not very easy. I started like 10 years back, just from the corner of the house with one laptop with very few savings, and now I'm having a team of 100+ people, and also got an award for outstanding businesswoman by PhD Chambers, Government of India. So guys, just believe in yourself, believe in your dreams. So regarding the budget, I appreciate government for their budget of 2021. That emphasis on entrepreneurship and better infrastructure that is ultimately going to generate better employment. But कहीं ना कहीं जैसे मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर से हूँ, जैसे मैंने बताया, from last 10 years I'm running an IT company and I'm very happy. जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट पढ़ा वो भी एक टैबलेट के थ्रू पढ़ा, which indicates that technology has now become an internal part of our lives. But development और digitalization के अलावा I have just one concern about the education sector. उसमें बजट रिड्यूस हुआ है। मकसद सिर्फ एक था, क्योंकि ज्यादातर दुकानदार किराए की दुकानें हैं और रिटेल बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। So this is the basic thing, क्योंकि मैं जिसकी तरफ से अवार्ड लेने आई हूँ अपनी अंडर वन की तरफ, वो भी किराए की शॉप लेके सीमेंट बिजनेस रन करती है। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसको भी देखने को मिलेगा, प्लस ये टैक्स वाज रिक्वायर्ड। सेकंड, बड़ी देर से आप किसानों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो SSP को बढ़ाया गया ना 1.5 गुना, इट विल वर्क। और उसके साथ साथ FDI 74% इंक्रीज, बहुत अच्छा इंक्रीज है। FDI का इंक्रीज होते ही पूरी इकोनॉमी पे आप देखिएगा बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट है। जनता कर्फ्यू से इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई, लाखों लोग अपने घर की तरफ पलायन करते रहे, पर ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ताकत थी कि 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर कोई भी व्यक्ति इस देश में भूखा नहीं सोआ। ये इस देश की ताकत है। बहुत सारे आज इस सभागार में उपस्थित जो महिला उद्यमी, हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी हैं। मैं ये मानता हूं कि जब बजट, इस बार का बजट पेश किया तो सब लोगों की निगाहें थी कि भाई कोविड में इतना खर्चा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपेंडिचर इस कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए दिया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे टैक्सेस हमको इम्पोज किए जाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को हम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने बजट में कोई भी टैक्स का, कोई नया टैक्स का इम्पोज नहीं किया। कोई भी देश, उसके 2 पंख होते हैं, एक पंख से उड़ान नहीं भर सकते, और वो 2 पंख होते हैं, एक पंख स्त्री का होता है और एक पंख पुरुष का होता है, और एक पंख से उड़ान नहीं भरी जा सकती है। किसी भी देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए दोनों पंखों से उड़ान भरी जाती है। और वही प्रेरणा आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, तो देश के अंदर विकास की ओर हमारी महिलाओं ने, हमारी युवा उद्यमी महिलाओं ने देश की विकास में भागीदारी की। और मैं ये समझता हूं
कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, हमारा शत शत ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम है, ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम। 10 फरवरी को कीर्तिनगर जोहार कैंप क्लस्टर एरिया में हवन उत्थान जन कल्याण समिति की ओर से हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 की संख्या में महिलाओं, बच्चों व पुरुषों ने भाग लिया। हवन उत्थान जन कल्याण समिति के कीर्तिनगर के संरक्षक संदीप भारद्वाज ने बताया कि झुग्गी बस्तियों में यज्ञ कराने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी व महिलाओं को हवन यज्ञ करने की प्रेरणा देने के साथ साथ समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना, युवाओं को नशे से दूर रखना व भारतवर्ष में हिंदू धर्म की पुरातन से चली आ रही ऋषि मुनियों की परंपराओं को स्थापित करना है। यज्ञ कार्यक्रम के उपरांत जरूरतमंद व्यक्तियों को पद्म विभूषण महाशय धर्मपाल गुलाटी जी द्वारा स्थापित संस्था सहयोग के द्वारा वस्त्रों का वितरण किया गया। ये जो बजट 2021 में जो पास हुए हैं, उस बजट के संदर्भ में बताएं। ये 2021 में हमारा जो शुरू होने वाला नया दशक है, इसका पहला बजट 2021-22 का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को पेश किया। ये बजट सभी की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ बजट है। इसमें हर क्षेत्र में बजट के अंदर बढ़ोतरी पेश की गई है। जैसे रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना में जो 8 करोड़ कनेक्शन और चूल्हे मिल चुके थे, उसमें 1 करोड़ नए लाभार्थियों का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य बजट में पहली बारी इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। जो स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ का होता था, अब वो बढ़कर 2,38,000 करोड़ का हो गया। किसानों के लिए ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में पहली बारी किया गया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और शिक्षा क्षेत्र में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया है। जैसे 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न भरना अब कंपलसरी नहीं रहा। सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी की गई है बजट के अंदर और सभी सहूलियतें दी गई हैं। जैसे व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो स्क्रूटनी का समय था 6 साल से घटाकर उसको 3 वर्ष कर दिया गया। और आपने देखा होगा इस बजट को 1 फरवरी को पेश करने के बाद किस तरीके से हमारे सेंसेक्स ने छलांग लगाई है सभी के सामने। राष्ट्र प्रथम बनने में राष्ट्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर भारत और भारतवासियों का सम्मान पूरे संसार में 2014 के बाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हम मोदी जी के कार्यकाल के अंदर अपने देश को उन्नति करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए मेरा देशवासियों से निवेदन है कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्तों पर चलें, जिससे भारत का जो स्वर्णिम युग है वो धीरे धीरे जो लौट रहा है वो जल्द लौटे। जैसे देश किसी टाइम में सोने की चिड़िया कहलाता था, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारे देखते देखते फिर दोबारा से एक बार पुनः भारत सोने की चिड़िया बने। भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इसमें आपकी क्या राय है? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। वह रात और दिन 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं। उन्होंने आज तक 2014 से अब तक कोई भी छुट्टी नहीं ली है। 7 साल उनको होने को हैं। पहले वो मुख्यमंत्री थे तब भी और अब देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी। वो रात दिन देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए रात दिन लगे रहते हैं। उनका सीधा सा इरादा है, दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, बातें कम काम ज़्यादा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे
कि राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? मैं तो केंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा एमसीडी को तंग किया जा रहा है, एमसीडी के रोजमर्रा के कार्यों के लिए जो धन नहीं दिया जा रहा, जो 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी ने दिल्ली सरकार की केजरीवाल जैसी झूठी सरकार से लेने हैं, जिन्होंने कहने के बावजूद भी, घोषणा करने के बाद भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कि नगर निगम का पैसा वापस नहीं किया, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और केंद्र सरकार इसके लिए संविधान में कोई संशोधन करे, जो दिल्ली सरकार से नगर निगम को मिलने वाला पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट मिले, तो उससे दिल्ली में नगर निगम, क्योंकि 92% क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम के पास है, जिससे साफ सफाई, हॉस्पिटलों में हमारे डॉक्टरों की, कोरोना वायरस की तनख्वाह, शिक्षकों की तनख्वाह, बच्चों की कापी किताब, मिड डे मील वगैरह सभी कार्य पूरे हो सकें, और सड़कों की मरम्मत, गलियों की मरम्मत, कम्युनिटी हॉल, ये सारे कार्य तभी पूरे हो पाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आप बताएं। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार के अंदर बहुत कमी आई है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत इससे हो रही है, जो बिचौलिए खा जाते थे। जो एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कहा था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं और वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। अब हम इस बात को छाती ठोक कर कह सकते हैं आदरणीय मोदी जी के 56 इंच के सीने के नाते कि वो अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सीधा नीचे पहुंचता है, उसमें कोई लीकेज नहीं होती। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। राष्ट्र प्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश तरक्की तभी करेगा जब जनता उसको सहयोग करेगी। जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उस पर वो चले। अपोजिशन का काम है जस्ट टू अपोज, दे हैव देयर राइट टू अपोज द पॉलिसी पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेज ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट के और अपोजिशन के भी, अपोजिशन इज meant for just to oppose, but better पॉलिसी के लिए they have to cooperate with the government, तभी ये देश उस तक कर सकता है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या राय है? देयर इज नो डाउट, भारत ने बहुत तरक्की की है। चाइना ने 10 टाइम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश की पर वो नहीं पहुंच सका। भारत एक ही उसमें मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, तो ये तरक्की नहीं और क्या है? राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? करप्शन तो है ही, पर जब से मोदी जी आए हैं करप्शन बहुत हद तक कम हो गई है। मुझे ये उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो भी अगले 2-3 सालों में ख़त्म हो जाएगी और देश जो कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, वही सोने की चिड़िया दोबारा कहलाएगी। केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं? राज्य सरकार से तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने की है, अब आप कोरोना में कीजिए। कोरोना में गवर्नमेंट में अमित शाह के नेतृत्व में कितने बेड इनको सप्लाई किए हैं, तो उस संकट की घड़ी में केंद्र ने राज्य की पूरी मदद की है और उस टाइम रेट डाउन भी आ गया था कोरोना का। कोऑपरेट करके तभी देश का और जनता का भला हो। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं और आप इंतजार कीजिए अगली खबर तक के लिए बने रहिए और हम आपसे फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। राष्ट्र